नमस्ते बच्चों, शिक्षा सागर की ऑनलाइन क्लास में आपका मैं गंगाधर विश्वास स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आयंस के बारे में बात किया था और आपने याद भी कर लिया होगा। आयंस आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपका 1 से लेकर 5 तक जो चैप्टर है उसमें सभी जगह काम आने वाला है, तो अच्छे से याद कर लेना है एक बार इसको ना। और आपको मैंने 30 तक नाम भी लिखाया था, कुछ तत्वों के नाम लिखाए थे। आयंस के बारे में हमने बात कर लिया और आयंस की सहायता से हमने यौगिक बनाना भी सीखा था। यौगिक मतलब अणुसूत्र लिखना भी हमने सीखा था। अब देखो, अणुसूत्र में आपको कुछ उदाहरण भी लास्ट में दिया था, वो उदाहरण आपको बता देता हूँ। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया था आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखें, तो आपने एक बार चेक कर लेना, आपने लिखा होगा सोडियम का क्या होता है Na+ और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH- होता है। अब प्लस एक ही माना जाता है, मतलब इसका भी एक और इसका भी एक है। अब इसका अणुसूत्र किस प्रकार लिखेंगे हम, एक इसके नीचे जाएगा तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाता है NaOH बन जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम Al+3 होता है, 3+, और क्लोरीन का क्या होता है Cl- होता है। मतलब यहाँ पर तो 3 और यहाँ पर 1। माइनस का मतलब सिर्फ पीछे है ना, पीछे आना चाहिए, प्लस वाला आगे आना चाहिए हमेशा। अब +1 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, तो 1 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, तो Al, जबकि Cl के नीचे 3 लिखना पड़ेगा, Cl3। ठीक है। यहाँ पर ये एक ही परमाणु है Cl, ध्यान रखना, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर, इसलिए इसके नीचे 3 लिखेंगे। अगर 2 परमाणु होता, जैसे ये O और H अलग अलग है, 2 परमाणु है, तो उसके नीचे कोष्ठक लगा के लिखना पड़ता। ठीक है। अब अमोनियम कार्बोनेट की बात करें तो अमोनियम क्या होता है NH4+, कार्बोनेट का क्या होता है CO3-2। अब यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर 2, अब ये 2 इसके नीचे, 1 इसके नीचे जाएगा, तो 2 इसके नीचे जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे NH4 का होल ट्वाइस। ठीक है। और कार्बोनेट लिख देंगे, CO3 लिखेंगे। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca+2 और ऑक्साइड O-2 होता है, तो ये 2 और इसका भी 2 आया। अच्छा, ये 2 से 2 कट जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कटेगा तो काटना है। फिर यहाँ पर क्रॉस गुणा करें तो CaO बन जाएगा, क्योंकि एक एक बचा, तो एक इसके नीचे एक इसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। अब अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो Na+ और CO3-2, मतलब यहाँ से 1 और यहाँ से 2 गया, तो ये 2 इसके नीचे और ये 1 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 बनेगा। इसी प्रकार Q+ है, मतलब +1 होगा, अस आया तो 1 और इक आया तो +2, ध्यान रखना। और ऑक्साइड का क्या होता है O-2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2 आया, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cu2O। ठीक है, Cu2O, Q+ ऑक्साइड इस प्रकार होगा। अब फेरस ऑक्साइड की बात करें, फेरस, अब फेरस में मैंने आपको बताया था कि अगर अस आए तो +2 और इक आए तो +3 होता है, तो यहाँ पर +2 और ऑक्साइड का क्या होगा O-2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कट रहा है, दोनों कट रहा है, तो इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा फेरस ऑक्साइड क्या हो जाएगा FeO। ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो गए अणुसूत्र हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेना, चेक कर लेना। इसके बाद आगे अगर बात करें, अब मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि 5वां चैप्टर भी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर से रिलेटेड है। पहले आपको 5वां चैप्टर अगर समझ में आ जाए तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा तत्वों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप डाल लेना चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 क्या है, तत्वों का आवर्त
वर्गीकरण। 5वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तत्व के बारे में हमें पता होना चाहिए कि तत्व क्या होता है। अच्छा, परमाणु मैंने आपको बताया था कि परमाणु जैसे सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन सभी के बारे में आपको मैंने बता रखा है। तो ये सारे तो क्या है? परमाणु। ठीक है। अब तत्व क्या होता है? तो तत्व के बारे में अगर बात करें तो तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु। देखो, 3 चीज़ है इसके बारे में, ऐसे तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया, फिर भी मैं और एक बार बता दूंगा। एक तो होता है तत्व, एक होता है यौगिक और एक होता है मिश्रण। ठीक है। इन तीनों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में बात करें कि तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु, एक ही परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। कहलाता है मतलब एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। मतलब जिसमें सारे परमाणु क्या हो? एक ही प्रकार के हो। ठीक है। एक ही प्रकार के, है ना, एक ही प्रकार के, इसको एक ही प्रकार कर लेना। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे सोडियम है। अब सोडियम का जो तत्व है क्रिस्टल के रूप में मिलेगा, तो क्रिस्टल जो है उसमें सारे सोडियम ही सोडियम रहेगा ना। बहुत सारे, जैसे आप जानते हो चोक होता है, चोक जब उसको अगर हम पीसे तो बारीक डस्ट निकलता है, लिखते वक्त भी बारीक डस्ट नीचे निकलता है। तो अगर पीसते जाए तो सबसे छोटा कण क्या होता है? उसको हम परमाणु कहते हैं। मतलब जो लास्ट कण जिसका हम आगे पीस नहीं सकते उसको हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु, वो सारे परमाणु को अगर इकट्ठा कर दे तो क्या बनेगा? तत्व बनेगा। मतलब जिसमें बहुत सारे परमाणु उपस्थित है, जैसे सोडियम में बहुत सारे सोडियम है, तो एक ही प्रकार के सोडियम होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा अणु नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये अकेला जो आता है, ये सारे क्या होते हैं? तत्व कहलाते हैं। ठीक है। सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, मैग्नीशियम जितने भी है, जिस एक ही परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब अगर यौगिक के बारे में बात करें, यौगिक क्या होता है? यौगिक, अब यौगिक में 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ेगा, लेकिन इसमें खास बात है कि जुड़ेगा लेकिन निश्चित अनुपात में जुड़ेगा। और मिश्रण में क्या? यौगिक और मिश्रण दोनों एक ही प्रकार के हैं कि इसमें भी 2 या 2 से अधिक परमाणु, इसमें भी 2 या 2 से अधिक परमाणु। मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु के निश्चित अनुपात के संयोजन से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जबकि अनिश्चित मात्रा में संयोजन से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? यौगिक को 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित मात्रा में संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। अब यौगिक के रूप में अगर बात करें तो कौन कौन है? उदाहरण के तौर पर जैसे H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु है और 1 ऑक्सीजन के अणु है। ठीक है। 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन के परमाणु है, मतलब 2 परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है। जैसे नमक की बात करें NaCl, तो ये भी निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है, 1:1 में जुड़ा हुआ है NaCl। फिर जाके अगर बात करें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ है। तो ये सारे किसके उदाहरण हो गया? यौगिक के उदाहरण हो गया। ठीक है बच्चों। अब आगे अगर बात करें मिश्रण की, तो मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है? मिश्रण और यौगिक में इतना ही अंतर है कि यहाँ पर निश्चित मात्रा में संयोजन होता है और यहाँ अनिश्चित मात्रा में संयोजन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
दो या दो से अधिक परमाणुओं या पदार्थों के अनिश्चित मात्रा में संयोजन से बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि शक्कर और पानी का मिश्रण, शक्कर और पानी का मिश्रण। फिर जितने भी हम मिश्र धातु के बारे में बात करते हैं, जैसे कांसा हुआ, पीतल हुआ, वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। ठीक है। फिर सभी मिश्र धातु, इन मिश्र धातु सभी मिश्र धातु जैसे पीतल हुआ, कांसा हुआ, ठीक है, इनको हम मिश्रातु भी कहते हैं। ठीक है, मिश्रातु, सभी मिश्र धातु या मिश्रातु जो होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के, अच्छा ये मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक होता है विषमांगी मिश्रण, है ना। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि मिश्रण जो होता है इनको नोट कर लेना। मिश्रण जो होता है, मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखो समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। समांगी मिश्रण तो क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ और नए बनने वाले जो पदार्थ है ना, दोनों की भौतिक अवस्था अगर एक समान हो तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ के भौतिक अवस्था एक समान हो। ऐसे मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले नए पदार्थ ना कि भौतिक अवस्था एक समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। उसे समांगी मिश्रण कहते हैं या समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें हम क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ या ऐसे मिश्रण जिसमें भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थ में से किसी का भी भौतिक अवस्था अलग आ जाए, है ना। पदार्थ में से किसी का भी भौतिक अवस्था भिन्न हो तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं।
ठीक है, ये तो आपकी थोड़ा 9th किससे रिलेटेड संबंधित बात हो गया ना, कि समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब थोड़ा चैप्टर के अंदर आते हैं। अब चैप्टर में क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है। मतलब क्या है, हम यहाँ पर अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं, अभी तक टोटल कितने तत्व खोजे गए हैं, तो टोटल 118 तत्व खोजे गए हैं। अभी तक कुल तत्व कितने खोजे गए हैं, तो अभी तक 18 तत्व खोजे गए हैं। तो इसको एक स्टार डाल के लिखना, अभी तक कुल खोजे गए तत्वों की संख्या बराबर कितना है, 118 तत्व खोजे गए हैं। लेकिन इस 118 में से केवल 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, 118 में से केवल 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मतलब हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ तक, 94, ओनली 94 तत्व। और बचा कहाँ से आया फिर, बाकी जो इसके बाद जो सारे तत्व है, एक प्रकार से उसको मानव निर्मित तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक कुल खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है। अब इन 118 तत्व, अच्छा पहले तत्व कम खोजे गए थे तो अलग अलग वैज्ञानिक आया। अब वैज्ञानिक देखो क्या है, इन तत्वों को हमें सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है। अब इसको अध्ययन करने के लिए मतलब हमें अच्छे से पढ़ सके इसको और सभी के बारे में जान भी सके, तो अध्ययन करने के लिए इन तत्वों का वर्गीकरण करना जरूरी पड़ा, मतलब वर्गीकरण करना पड़ा। अब वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले देखो अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो आया वैज्ञानिक, उसका नाम था डॉवे राइनर। देखो क्या है, इसका एक प्रोसेस है कि एक पहले ये वैज्ञानिक आया, अब डॉवे राइनर 1817 में आया। 1817 में आके इसके टाइम में ज़्यादा तत्व ज्ञात नहीं थे, तो इसने क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत करना चाहा और इसने तत्वों को वर्गीकृत करना चाहा और वर्गीकृत करने के लिए इसने क्या किया, तत्वों को गुणधर्म के आधार पर 3-3 समूह में बांटा। 3-3 समूह में बांटा और 3-3 समूह बनाकर उसने उसको बोल दिया कि ये मेरा त्रिक है, डॉवे राइनर का त्रिक के नाम से जाना जाता है। अब डॉवे राइनर का त्रिक 3-3 तत्वों को उसने बांटा, लेकिन इसका एक कमी ये है कि इसका सीमा ये है कि इसने केवल 9 तत्वों को ही वर्गीकृत कर पाया। ये केवल 9 तत्वों के बारे में ही बता पाया, मतलब 3 ही त्रिक दे सका, बाकी तत्वों के बारे में ये नहीं बता पाया कि इसको कैसे वर्गीकृत किया जाए। तो डॉवे राइनर फेल हो गया। अब डॉवे राइनर फेल हो गया तो इसके बाद कौन आया, न्यूलैंड्स आया। अब न्यूलैंड्स आया तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, डॉवे राइनर तो वहाँ पर फेल हो गया, उसने केवल 9 ही तत्वों के बारे में बता पाया, बाकी कोई किसी के लिए नियम लागू नहीं हो रहा था। अब न्यूलैंड्स आके बोला, अब ये थोड़ा संगीत प्रेमी था, इसने क्या किया, अपने गुण को संगीत से जोड़ दिया। अब संगीत से कैसे, इसने बताया, इसने ना तत्वों को द्रव्यमान के घटते क्रम में जमाया। सबसे कम, जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट किया इसने, हाइड्रोजन सबसे कम द्रव्यमान, जैसे द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसने तत्वों को जमाया, आरोही क्रम में। अब बढ़ते क्रम में इसने 56 नंबर तक जमा दिया, थोरियम तक जमा दिया इसने। अब थोरियम तक जमाने के बाद अब इसने क्या नियम लगाया, लॉजिक क्या लगाया इसने, ये लॉजिक ऐसा लगाया कि इसने साथ साथ
आवर्त बनाए, मतलब 7-7 तत्व के बाद इसने गुण ऐसा बनाया कि 7-7 तत्वों के बाद जो पहला तत्व है इसका गुण इस प्रकार था कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समान गुण पाया। मतलब पहला तत्व और 8वां तत्व, इसके पहले नंबर का और 8वें नंबर का तत्वों का गुण एक समान था। और इसने अपना जो नियम है, इस नियम को इसने सारे गामा मतलब संगीत के सुर से तुलना किया। अब संगीत के सुर जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, और नी ये 7 सुर होता है, और 7 सुर के बाद जैसे ही 8वां सुर आता है सा आता है। मतलब जैसे संगीत का पहला सुर 8वें सुर से समानता दर्शाता है, वैसे ही न्यूलैंड्स ने क्या बताया कि पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के समानता दर्शाता है। मतलब इसीलिए इसका जो सिद्धांत है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो क्या हुआ कि इसके बाद अब इसका भी कुछ सीमाएं आ गया। सीमाएं क्या था, इसकी कमी क्या था कि इसने कुछ तत्वों को एक साथ रख दिया, मतलब 2 तत्वों को एक ही जगह पर रख दिया। कोबाल्ट और निकेल को एक ही जगह पर रख दिया इसने। कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पर रख दिया, और रखा भी किसकी श्रेणी में, रखा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले श्रेणी में रख दिया। इस श्रेणी में रखा। अब ये तो हेलोजन है, इसका गुण और इसका गुण तो समान है ही नहीं। अब इस जगह पर रखा उसने, इस जगह पर इसको रखा, तो ये इसने गलती कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसका गुण अलग है। और दूसरी बात, इस कोबाल्ट और निकल को आयरन से अलग कर दिया, लोहा से अलग कर दिया, जबकि इनका गुण एक समान होता है। तो ये भी एक प्रकार की इसकी कमी हो गया। और इसने केवल 56 तत्वों तक के बारे में ही बताया, तो ये भी एक प्रकार का, जबकि बाद में और भी तत्व खोजे गए हैं। और इसका जो गुण है केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। इसका जो गुण, मतलब इसने जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत केवल कैल्शियम परमाणु तक ही लागू हो पाया, बाकी परमाणु में लागू नहीं कर पाया। ये इसकी मेन कमी रह गया। और इन कमियों की वजह से ये न्यूलैंड भी क्या हो गया, फेल हुआ। तो इसके बाद जो आया वो कौन आया, मेंडलीफ आया। अब मेंडलीफ आवर्त सारणी का अगर जनक कहा जाता है किसी को, तो ये मेंडलीफ को ही कहा जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कोई दूसरा है। आवर्त सारणी का अगर जनक है तो ये मेंडलीफ है। मतलब मेंडलीफ ने एक तरीके से सुव्यवस्थित उसका सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया तत्वों का। और इसके बाद अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं वो किसने दिया था, हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है बच्चों, तो 118 में से केवल 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। अब इसके आगे अगर बात करें, अब तत्वों को हम अलग अलग सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने कैसा कैसा जमाया, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अव्यवस्थित, मतलब हम कुल मिला के क्या बात कर रहे हैं, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना चाह रहे हैं ना। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, मतलब सभी तत्वों को हम क्या करना चाह रहे हैं, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। अब अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने का तात्पर्य क्या है, तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर सही तरीके से जमाना, सही क्रम में जमाना। मतलब इसको हम ऐसे इसमें लिख सकते हैं कि इसमें लिखना थोड़ा सा, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने से तात्पर्य है कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सके, मतलब उसके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया जा सके।
अब इसमें अव्यवस्थित को व्यवस्थित करने के क्रम में सबसे पहले कौन आया? डॉवेराइनर आया। डॉवेराइनर आया और डॉवेराइनर का ट्रिक, डॉवेराइनर ने क्या किया? तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए ट्रिक दिया, मतलब तत्वों को वर्गीकृत किया इसने, कुछ हद तक किया, क्योंकि उस टाइम तत्व के बारे में इतना नॉलेज, मतलब ज़्यादा तत्व ज्ञात नहीं था। तो एक प्रकार से हम इसको अच्छा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉवेराइनर एक वर्गीकरण को शुरुआत किया इसने थोड़ा बहुत बताया, तभी न्यूलैंड्स आगे बढ़ पाया, न्यूलैंड्स ने थोड़ा बहुत बताया, तभी मेंडलीव कर पाया, और मेंडलीव ने थोड़ा जो भी किया उसके बाद फिर हेनरी मोजले ने कर पाया। तो इस प्रकार शुरुआत तो हुआ यहाँ से, डॉवेराइनर से। अब देखो, डॉवेराइनर सन 1817 में जर्मन रसायनक डॉवेराइनर ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए त्रिक दिया। त्रिक का मतलब 3-3 परमाणुओं का समूह होता है ना, 3-3 परमाणुओं का समूह के रूप में उन्होंने वर्गीकृत किया। ठीक है, 3-3 त्रिक का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करने के लिए तत्वों को उसके गुणधर्मों के आधार पर 3-3 समूह में बांटा। 3-3 समूह में बांटा, उसके गुणधर्मों के आधार पर 3-3 समूह में बांटा, 3-3 समूह में बांटा, एवं उन समूह को त्रिक कहा। एवं उन समूह को क्या कहा उसने? समूह को त्रिक कहा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये तो क्या है, 1817 में जर्मन रसायनक डॉवेराइनर ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए 3-3 त्रिक बनाया उसने। बाकी मेन चीज़ तो त्रिक नियम होता है। अब त्रिक नियम उसने क्या लगाया, मतलब उसमें नियम कौन सा फॉलो किया, तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा नियम फॉलो किया? तो इसने जो नियम फॉलो किया वो क्या किया कि तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए उसके गुणधर्म के आधार पर कि उसके आसपास वाले तत्वों के द्रव्यमान संख्याओं का योग, आसपास वाले तत्वों के द्रव्यमान संख्याओं का योग करके उसका औसत निकालने पर जो द्रव्यमान संख्या आता है वो उसके बीच वाले परमाणु के द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। मतलब हम त्रिक नियम क्या कह सकते हैं कि त्रिक नियम त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, आरोही क्रम में रखने पर उसके आसपास वाले तत्वों के परमाणु के का औसत उसके मध्य वाले परमाणु के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का
परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, लगभग औसत होता है। ठीक है, त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ये तो क्या है, डावेराइनर का त्रिक नियम है। ठीक है, त्रिक नियम अगर आ जाए एग्जाम में तो हमें इतना ही लिखना है, और डावेराइनर का त्रिक का नियम ही यही है, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें, है ना। ठीक है, अब उसने त्रिक जो दिया, तीन तत्वों का जो त्रिक दिया, उसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण के बारे में बात करेंगे। इसमें अगर आगे बात करें, डावेराइनर ने निम्न त्रिक दिए, किस्टा डाल के लिख लेंगे। डावेराइनर ने निम्न त्रिक दिए। एक तो क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक त्रिक तो ये है। अच्छा, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें आप इसका द्रव्यमान संख्या भी याद रखना कि इसका 6.9 होता है, इसका 23.0 यानी 23 ही होता है, और इसका कितना होता है 39.0 यानी 39 होता है। अब देखो ये लगभग, जैसे इसको 7 माने लगभग, तो 7 और 39 कितना हो गया, 46 हो गया। और 46 का अगर औसत निकाले तो 46/2 होता है। इन दोनों का औसत निकाले तो 46/2 मतलब कितना आया, 23 आया। वो 23 ही आ रहा है इसका। तो इसने क्या बोला था कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में जमाने पर रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके अड़ोसी पड़ोसी के जो द्रव्यमानों का औसत होता है उस औसत के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, त्रिक नियम है। वो त्रिक नियम के आधार पर एक उदाहरण तो ये हो गया। अगला वाला कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और अगला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसने ये केवल 3 ही त्रिक दिया, इसको हम क्या कहते हैं, डावेराइनर का त्रिक कहते हैं। ठीक है, तीनों त्रिक याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, त्रिक पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अच्छा, अब इसकी सीमाओं की बात करेंगे, कमियों की बारे में बात करेंगे। किस कारण इसका त्रिक फेल हो गया, फेल होने का कारण बात करेंगे। सीमा या फिर हम इसको कमी भी कह सकते हैं। तो सीमाएं या इसकी कमियां की बात करें, सीमाएं या कमियां, तो क्या है, उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 ही त्रिक दे पाया, मतलब 3 ही त्रिक दे पाया इसने, मतलब तीन त्रिक ही बना पाया, मतलब 9 तत्वों के बारे में ही बता पाया। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, और सीमाएं भी यही है, क्योंकि बाद में अभी बहुत सारे तत्व खोजे गए हैं, ना, खोजे गए हैं, तो उनके बारे में उनको भी व्यवस्थित करना होता है। तो उसने सिर्फ 9 ही तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डावेराइनर का त्रिक हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अब ये फेल हो गया, इसके बाद कौन आएगा, तो दूसरा हेडिंग क्या रहेगा अपना, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी बच्चे। ठीक है, और इसको शेयर भी करना। धन्यवाद।